नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टॉपिक वाइज पॉलिटिकल साइंस को कवर कर रहे हैं। आज एक नया टॉपिक राजनीतिक सामाजिकरण, इसको पूरा समझने का, इसकी एक अवधारणात्मक समझ विकसित करने का हम और आप दोनों मिलकर प्रयास करेंगे। और उम्मीद करता हूं जब हम इस वीडियो को एंड करेंगे तो आपको राजनीतिक सामाजिकरण की एक अच्छी समझ, एक अच्छी अवधारणात्मक समझ आप में विकसित हो चुकी होगी। बहुत ही सरल, आसान और इजी शब्दों में मैं इसको समझाने का प्रयास करूँगा। आप खुद इस चीज़ को महसूस करोगे। अगर राजनीतिक सामाजिकरण को आप बुक से पढ़ोगे तब बुक की लैंग्वेज को और मेरे इस पीडीएफ की लैंग्वेज को, दोनों को आप मिलाकर देखना और आपको पता चलेगा कि कौन सी भाषा मैंने इस्तेमाल की है, किस इजी वे में मैंने इसे लिखने का प्रयास किया है और उसी इजी वे में मैं इसको समझाने का आपको प्रयास करूँगा। देखिए, राजनीतिक सामाजिकरण एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का टॉपिक है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम तुलना करते हैं। तुलना दो देशों की राजनीतिक संस्थाओं के बीच में, दो देशों की राजनीतिक सोच के बीच में, दो देशों की राजनीतिक परिस्थितियों के बीच में हो सकती है। तो तुलनात्मक राजनीति में हमें कुल मिला के कंपैरिजन करना है। और कंपैरिजन दो विपरीत चीज़ों में हो सकता है। विपरीत से मतलब ये है कि दोनों, अगर मान लीजिए किसी एक देश में राजनीतिक सामाजिकरण का जो स्तर है वह अलग हो सकता है और किसी दूसरे देश में राजनीतिक सामाजिकरण का स्तर अलग हो सकता है। अब ये जो परिवर्तन आता है, इस परिवर्तन को समझने का हम प्रयास करेंगे कि क्यों एक देश की राजनीतिक सामाजिकरण का स्तर अलग होता है और दूसरे देश की राजनीतिक सामाजिकरण का स्तर अलग होता है। तो सबसे पहले तो हम राजनीतिक सामाजिकरण को समझ लेते हैं कि आखिर राजनीतिक सामाजिकरण होता क्या है। पहले मैं इसको आपको एक सरल लैंग्वेज में पढ़कर सुना देता हूँ, उसके बाद हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने राजनीतिक विचार, मान्यताएं और दृष्टिकोण विकसित करता है। यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है और विभिन्न स्रोतों जैसे परिवार, विद्यालय, मित्र, मीडिया, समाज के अन्य हिस्सों से प्रभावित होती रहती है। इसके माध्यम से व्यक्ति राजनीति और समाज के बारे में अपने दृष्टिकोण और व्यवहार को विकसित करता है। देखिए, अब इसे हम समझते हैं। राजनीतिक सामाजिकरण में से सबसे पहले हम राजनीतिक को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं और समाजीकरण को समझते हैं। समाजीकरण में से भी हमने देखा कि यह समाज से मिलकर बन रहा है, मतलब इसमें समाज का जिक्र हो रहा है। समाजीकरण जिसमें समाज आ रहा है। तो आखिर ये समाज होता क्या है? देखिए, समाज जो होता है वह आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, ईसाई समाज, धर्म के आधार पर भी समाज का निर्माण हो सकता है। जाति के आधार पर भी समाज होता है। जाट समाज, गुर्जर समाज, मीणा समाज, सैनी समाज। तो जाति के आधार पर भी समाज का निर्माण होता है। और तो और भाषा के आधार पर भी समाज का निर्माण हो सकता है। हिंदी भाषी समाज, तेलुगु भाषी समाज, तमिल भाषी समाज, मराठी भाषी समाज। तो भाषा के आधार पर भी समाज का निर्माण हो सकता है। तो इन चीज़ों से आपको एक चीज़ जो आपको समझ में आई होगी और नहीं आई है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि एक पर्टिकुलर संस्कृति को
अपनाने वाले लोगों का समूह आपस में मिलकर एक समाज का निर्माण कर लेता है। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर कास्ट से संबंधित लोग हैं, तो वह सब मिलकर एक समाज का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम जाट समाज। तो जितने भी जाट परिवार हैं वो मिलकर एक समाज का निर्माण कर लेते हैं जिसका नाम है जाट समाज। मीणा समाज, जितने भी मीणा हैं सब मिलकर एक मीणा समाज का निर्माण कर लेते हैं, मीणा समाज, सैनी समाज। ऐसे ही धर्म के स्तर पर होता है, जहाँ धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले सभी हिंदू समाज का, ईसाई धर्म को मानने वाले सब ईसाई धर्म का, सिख को मानने वाले सब सिख धर्म का निर्माण, सिख समाज का निर्माण कर लेते हैं। तो यह जो समाज होता है यह समरूपता को देखते हुए निर्माण होता है, यानी कि एक जैसी सोच रखने वाले, एक जैसी संस्कृति को अपनाने वाले लोगों का समूह सामाजिक समाज होता है। अब सवाल ये उठता है कि इन लोगों का जो संस्कृति होती है वह एक समाज की एक जैसी होती है और दूसरे समाज की उससे थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। उसमें थोड़ा बहुत अंतर भाषा के आधार पर आ सकता है, या फिर उसमें उनके पहनावे के आधार पर आ सकता है, या बोलचाल बोली के आधार पर आ सकता है। तो ये जो डिफरेंस आता है ये कैसे आता है, अब हम इस पर आ गए हैं कि ये एक समाज और दूसरे समाज में यह अंतर क्यों आता है। चलिए इसके समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई एक नवजात शिशु जिसका जन्म अभी अभी हुआ है और किसी एक पर्टिकुलर समाज में हुआ है, तो क्या वह उस समाज की संस्कृति को, उस समाज की सोच को, उस समाज के रीति रिवाजों को पहले से ही जानता है? नहीं, वो पहले से नहीं जानता। अगर उस बच्चे को जन्म के समय ही किसी और समाज में, जिस समाज में वह पैदा हुआ है उस समाज से किसी अलग समाज में उसे पहुंचा दिया जाए, उस समाज को दे दिया जाए किसी दूसरे समाज को, और उसकी परवरिश किसी दूसरे समाज में की जाए, तो वही बच्चा जिस समाज को उसे दिया गया है उसकी संस्कृति को, उसके रीति रिवाज को, उसकी बोली को और उसकी पहनावे को अपना लेगा। और जब वो बड़ा होगा तो जिस समाज में उसकी परवरिश हुई है उसी समाज की संस्कृतियों से उसको जाना जाएगा, उसी समाज के पहनावे से, उसी समाज का वह एक हिस्सा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि समाज जन्म आधारित तो नहीं होता। तो समाज में रहकर हम सीखते हैं विभिन्न संस्थाओं, जैसे कि सबसे पहले तो हम परिवार के संपर्क में आते हैं। जब बच्चा के जन्म होता है तो वह परिवार के संपर्क में सबसे पहले आता है, और परिवार के संपर्क में आकर जिस भी समाज में वह उसका जन्म हुआ है, तो जाहिर सी बात है वहाँ के जो उसके माता पिता होंगे, चाचा चाची होंगे, दादा दादी होंगे, वह एक पर्टिकुलर जो समाज से बिलोंग करते हैं वहाँ के रीति रिवाजों को अपनाएंगे, वहाँ की संस्कृति को उसके अनुसार व्यवहार करेंगे। तो जब बच्चा इन सब को देखेगा तो उसकी जो मेंटलिटी कह सकते हैं या फिर उसका जो सामाजिकरण कह सकते हैं, यह प्रक्रिया सामाजिकरण की प्रक्रिया है, जहाँ वह सीखता है, जहाँ वह सामने जो उसके परिवारजन कर रहे हैं, जो परिवारजन जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जिस पहनावे का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह उन्हें देखता है और उन्हें सीखता है। यह प्रक्रिया सामाजिकरण की प्रक्रिया कहलाती है और इसी से उसका निर्माण होता है। और वह जब बड़ा होता है तो वह पूरी तरह से सीख चुका होता है उस समाज की भाषा को, संस्कृति को, पहनावे को, और एक हिस्सा हो जाता है उस समाज का। तो यह प्रक्रिया सामाजिकरण है। अब इसे हम राजनीति के चश्मे से देखने का प्रयास करते हैं
कि राजनीतिक सामाजिकरण क्या होता है। प्रोसीजर वही है, लेकिन यहाँ जिस दृष्टिकोण का विकास होना है वो दृष्टिकोण है राजनीतिक दृष्टिकोण। पहनावा, भाषा, संस्कृति, ये सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें राजनीतिक चीज़ें देखनी हैं। तो राजनीतिक दृष्टिकोण किसी भी समाज में रहकर जिस भी व्यक्ति का किस प्रकार से डेवलप होता है और किस तरह के राजनीतिक मूल्यों को, मान्यताओं को, दृष्टिकोण को वह अपनाता है, वही उसका राजनीतिक सामाजिकरण होता है। तो क्या राजनीतिक सामाजिकरण बचपन में होता है और जब वो बड़ा होता है तब उसका राजनीतिक सामाजिकरण बंद हो जाता है? नहीं, राजनीतिक सामाजिकरण एक जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इस पर आगे हम और बात करेंगे। तो आपको पहली बात क्या समझ में आई कि राजनीतिक सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो विभिन्न संस्थाओं के संपर्क में आकर हमारा जो राजनीतिक दृष्टिकोण तैयार होता है उसकी एक प्रक्रिया है। संस्थाएं कौन कौन सी? परिवार, सबसे पहले तो परिवार के, उसके बाद विद्यालय। विद्यालय में आपके राजनीतिक व्यवहार को निर्माण किया जाता है, आपके राजनीतिक व्यवहार का। जब आप स्कूल जाना स्टार्ट किए होंगे तब आप 7th क्लास में, 8th क्लास में, 6th क्लास में होंगे, तो आपने अपनी बुक्स में लोकतंत्र के बारे में, जनतंत्र के बारे में, अपने मूल अधिकारों के बारे में, अपने मूल कर्तव्यों के बारे में, बुक्स के लास्ट फ्रंट पर अगर आपको याद आ रहा हो, लास्ट में आपके मूल कर्तव्य दिए होते थे, उनको आपको याद कराया जाता था कि ये आपके मूल कर्तव्य हैं। तब उनका महत्व आपको समझ में नहीं आता था, लेकिन अब आता होगा। तो आपका एक राजनीतिक दृष्टिकोण तभी से तैयार होना स्टार्ट हो गया था जब आप मित्रों के पास बैठते हैं और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। मीडिया में जब आप समाचार पत्रों में या फिर टीवी चैनल्स में या फिर आप कह सकते हैं जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स आजकल चल गई हैं, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जहां पर राजनीतिक मुद्दों पर बहस होती है, वहां आप भी अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वहाँ भी आपका एक राजनीतिक सामाजिकरण हो रहा होता है। तो कुल मिला के राजनीतिक व्यवहार दृष्टिकोण को निर्धारित करने की एक प्रक्रिया को राजनीतिक सामाजिकरण कहा जा सकता है, जिसमें परिवार, विद्यालय, मित्र, मीडिया, समाज जैसी संस्थाएं अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी निभाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको राजनीतिक सामाजिकरण समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तो एक सवाल जो हमारे मन में ये उठता है कि राजनीतिक सामाजिकरण का व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति के व्यवहार को बहुत गहराई से प्रभावित करता है राजनीतिक सामाजिकरण। जैसे कि इस प्रक्रिया के माध्यम से ही व्यक्ति यह सीखता है कि कौन सी राजनीतिक भागीदारी उचित है, किस प्रकार से हमें राजनीति में भागीदारी करनी चाहिए, किस प्रकार के राजनीतिक मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और किस प्रकार की सरकार और नेताओं का हमें समर्थन करना चाहिए। अब इसको हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति का जो राजनीतिक सामाजिकरण है वह इस प्रकार से हुआ है कि उसे समझाया गया है, उसे सिखाया गया है, बचपन से उसने अपने परिवार में परिवारजनों को मतदान करते हुए देखा है कि वह बूथ पर जाते हैं और जब वह छोटा बच्चा होता है उसको साथ में लेकर जाते हैं, वोट डालते हैं, वह उन्हें वोट डालते हुए देखता है और समझता है कि जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसका एक सामाजिकरण हो चुका होता है और वो समझने लग जाता है कि मतदान करना
एक महत्वपूर्ण नागरिक कर्तव्य है। तो अब वह कैसे व्यवहार करेगा? क्योंकि उसका सामाजिकरण हो चुका है, तो वह अब हर चुनाव में क्या करेगा? मतदान करेगा। तो इस प्रकार से राजनीतिक व्यवहार को हमारे को बहुत गहराई से प्रभावित करता है राजनीतिक सामाजिकरण। सवाल अब ये उठता है कि क्या राजनीतिक सामाजिकरण एक बार हो जाए तो क्या ताउम्र ऐसा ही रहता है, या फिर समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, जैसे ही परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं, राजनीतिक सामाजिकरण भी परिवर्तित हो जाता है? बिल्कुल, राजनीतिक सामाजिकरण में समय के साथ परिवर्तन आ सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे आ सकते हैं? क्योंकि किसी व्यक्ति को एक सांचे में ढाल दिया गया है, तो वह कैसे परिवर्तित हो सकता है? आपने पॉलिटिकल थिंकर तो पढ़े ही होंगे, बिल्कुल पढ़े हैं। उसमें एक संदर्भवाद आता है। उसमें कहा जाता है कि प्रत्येक विचारक जो होता है वह अपने इतिहास से सीखता है। जिस परिस्थितियों में वह पला बड़ा है, जिन परिस्थितियों को उसने झेला है, उसकी जो थिंकिंग है वो वैसी ही हो जाती है। लेकिन आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी। मान लीजिए कोई थिंकर 30 साल की उम्र में एक बुक लिखता है और वह उसमें किसी पर्टिकुलर एक विचारधारा को समर्थन देता है, और 60 साल की उम्र में जब वह दोबारा एक बुक लिखता है तो वह उस विचारधारा के कुछ आलोचनात्मक तथ्य भी उसमें डाल देता है। तो 30 साल की उम्र में वह उसका पूरा कट्टर समर्थक था, और 60 साल की उम्र आते आते वह उसका थोड़ा बहुत, पूरी तरह तो नहीं बदलता, लेकिन थोड़ा बहुत आलोचक हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? परिस्थितियाँ। उसने परिस्थितियों को परिवर्तित होते हुए देखा, उसने उसको और गहराई से समझा, और उसने उसके दृष्टिकोण को परिवर्तित कर दिया। इसलिए परिवर्तन आ सकता है। कार्ल मार्क्स को ही ले लीजिए। कार्ल मार्क्स ने अपनी जो पुस्तक थी बोनापार्ट, 28वां लुईस बोनापार्ट, उसमें राज्य की स्वायत्तता को दिखाया था। राज्य को एक स्वायत्त संस्था के रूप में मान्यता उसने उसमें दे दी थी। लेकिन उससे पहले वह कह रहा था कि राज्य कभी भी स्वायत्त नहीं होता। तो यह जो परिवर्तन है यह समय के साथ आ सकता है। जैसे जैसे हम और चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, तो यह परिवर्तन आ सकता है। तो आपको यह आंसर मिल चुका होगा कि राजनीतिक सामाजिकरण में समय के साथ परिवर्तन आ सकता है या नहीं। बिल्कुल आ सकता है। जैसे जैसे नए अनुभव व्यक्ति प्राप्त करेगा, नई जानकारी हासिल करेगा, समाज में परिवर्तन होता हुआ देखेगा, तो व्यक्ति के राजनीतिक विचार और दृष्टिकोण उससे प्रभावित हो सकते हैं और उसमें परिवर्तन आ सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी टाइम विशेष पर, किसी समय विशेष पर एक पर्टिकुलर राजनीतिक विचारधारा का समर्थक रहा है, तो अगर वह समाज में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन होते हुए देखता है, तो उसमें नए विचारों का आना, नए अनुभवों का आना एकदम बिल्कुल सही है, आ सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई आश्चर्यजनक चीज़ नहीं है। और राजनीतिक विचार भी बदलेगा और समर्थन भी बदल जाएगा। यही कारण है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वह हमेशा इस तरह की अपनी विचारधारा का प्रचार करती रहती हैं, जिससे कि लोगों के राजनीतिक दृष्टिकोण बदलें और उस विचारधारा के फेवर में आ जाएं, और वह उनका एक जन समूह के रूप में या फिर अपने वोटों के रूप में उनको परिवर्तित कर सके। तो आगे देखते हैं, और समाज राजनीतिक सामाजिकरण का प्रभाव व्यक्तियों पर क्या समान होता है? क्या हर व्यक्ति पर राजनीतिक सामाजिकरण का जो प्रभाव है वह समान रूप से होता है?
या फिर अलग अलग होता है? समान रूप से तो नहीं होता। अगर समान रूप से होता तो फिर तुलना करने की आवश्यकता होती ही नहीं। फिर से टॉपिक को हम तुलनात्मक राजनीति में पढ़ते ही नहीं। तुलनात्मक राजनीति में हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि एक देश में राजनीतिक सामाजिकरण का स्तर अलग है और दूसरे देश में राजनीतिक सामाजिकरण का जो असर है वो अलग है। यह जो परिवर्तन है यह क्यों आता है? देखिए, जो व्यक्ति है वह जिस सामाजिक आर्थिक वातावरण में रहता है, जिस तरह की शिक्षा उसको दी गई है, जिस प्रकार की जातीय, धर्म और व्यक्तिगत अनुभवों को उसने ग्रहण किया है, इन सभी फैक्टर्स पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का सामाजिकरण कितना होगा, किस स्तर तक होगा। एक ही परिवार है, एक ही समाज है, उसमें अलग अलग व्यक्तियों के विचार और दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और इन्हीं दृष्टिकोणों में भिन्नता की वजह से ही तो अलग अलग राजनीतिक दल बनते हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अलग अलग विचारधाराओं को फॉलो करती हैं। और जिस विचारधारा को जो व्यक्ति फॉलो करता है वह उसी को वोट देता है, उसी को मत देता है, उसी को अपनी एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुनता है। तो एक ही परिवार के दो सदस्य, एक सदस्य जो धार्मिक संस्थाओं के विचारों से अधिक प्रभावित है वह राजनीति में धार्मिक मुद्दों को अधिक महत्व दे सकता है, जबकि दूसरा सदस्य जो शिक्षा और मीडिया से अधिक प्रभावित है वह धर्मनिरपेक्षता या अन्य मुद्दों को महत्व दे सकता है, शिक्षा को महत्व दे सकता है। धर्म के जगह वह शिक्षा को ज़्यादा महत्व देगा और धर्म के मामले में वह एक धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करेगा। तो एक ही परिवार के दो सदस्य का भी अलग अलग मत हो सकता है, उसका सामाजिकरण का स्तर अलग अलग हो सकता है। देशों के मामले में तो अंतर रहता ही है, देशों के मामले में तो अंतर रहता ही है, लेकिन एक ही देश के अंतर्गत, एक ही समाज के अंदर, एक ही परिवार के अंदर दो सदस्यों के दृष्टिकोणों में भी अंतर हो सकता है, लेकिन यह अंतर माइनर होगा। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही विपरीत दिशा में चल रहा है। हो सकता है कि लोकतंत्र को तो दोनों ही पसंद करें, लेकिन लोकतंत्र में जो मुद्दे होते हैं, जैसे कि लोकतंत्र में एक पार्टी धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व देती है और हर अपने उसमें धार्मिक उसको लेकर आती है पर्सपेक्टिव को, एक धर्मनिरपेक्षता को महत्व देती है और यह मानती है कि राजनीति को धर्म से अलग रहना चाहिए और धर्म में के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है कि किसी को एक विचारधारा पसंद आए तो किसी को दूसरी विचारधारा पसंद आए, यह परिवर्तन हो सकता है। और यह व्यक्ति की अपने रुचि, अपनी कुछ जो उसकी निजी मान्यताएं जो होती हैं उन पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो सारी चीज़ें देखकर ही सीखेगा, वह देखकर सीखता ज़रूर है, लेकिन सीखने के बाद वह उस पर रैशनैलिटी के साथ अपना विचार जरूर करता है। जैसे कि बचपन में उसे कोई, जैसे बहुत से होते हैं जो बचपन में किसी भी धर्म पर या फिर किसी भी मान्यता पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं और उनका विवेक बढ़ता जाता है तो वह अपने आप चीज़ों को तर्क के आधार पर देखना शुरू कर देते हैं और बड़े होते हैं तो कई तो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी ने किया, जैसे कि स्वामी विवेकानंद के विचार बदले। तो इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे जैसे जैसे इनके अनुभवों के से सीखा, उन्हें तर्क के आधार पर उतारा, तो क्या यह सही है क्या गलत है वह फिर अपने दृष्टिकोण से समझा उन्होंने और उसी के अनुसार उन्होंने निर्णय लिए।
चलिए आगे चलते हैं। हाँ, देखिए, यह मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, पॉलिटिकल साइंस नॉलेज, और इस टेलीग्राम चैनल पर मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा, और जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक बनाई हैं वह सभी इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी और उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल पर आप मेरे चैनल पर जाइए, आपको सीक्वेंस वाइज पूरी वीडियो मिलेंगी, उन वीडियो को भी देखिए और उनसे लाभान्वित होइए। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आधे आधे घंटे की मैं वीडियो बनाता हूँ, और इन वीडियो से आपको एक अवधारणात्मक समझ विकसित होगी और बेस तैयार होगा। उसके बाद आप एक बुक उठाइए और उस बुक से समझना स्टार्ट कीजिए। देखिए, किसी भी टॉपिक को जब हम सरल भाषा में समझ लेते हैं तो उसके बाद बुक से जब हम पढ़ते हैं तो हमें वह जो क्लिष्ट भाषा, जो क्लिष्ट वर्ड जो बुक्स में यूज किए जाते हैं, जो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वह भी हमें समझ में आने लगते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मदद इससे मिली होगी राजनीतिक सामाजिकरण को समझने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने और भी मित्रों के साथ शेयर करें जिससे उन्हें भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।